सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंटरनल सिक्योरिटी का हमारा पहला टॉपिक देखने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी का वीडियो बनाया था, उसमें आपको सिलेबस और क्वेश्चन पत्र बताए थे और हमने एक ट्रेंड एनालिसिस किया था किस प्रकार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछता है। तो आज हमारा पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। यदि आप सिलेबस कंटिन्यू देखते हो, मैंने भी आपको कई बार बताया कि सिलेबस आपकी स्टडी टेबल पे होना चाहिए और ये हमारी जो सीरीज है बहुत ही शानदार होने वाली है। जैसे आपने मेरे पहले एसए और इथिक्स की पूरी वीडियो देखे होंगे, उसी प्रकार ये सिलेबस जारी रहेगा। हम आने वाले 4-5 महीनों में कोशिश करेंगे जितने भी छोटे वाले टॉपिक हैं उनको पूरा करें। टू दी पॉइंट आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम में सर्च करना स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़, जिस पे लगभग 80,000 सब्सक्राइबर है। आप उस चैनल से जुड़ सकते हो। एक बात मैं बोलना चाहूँगा आपको यहाँ पे विशेषकर कि जैसे ये वीडियो बहुत मेहनत से बनते हैं और कुछ ये वीडियो बड़े भी होंगे, जैसे 40 मिनट या कभी कभी 1 घंटे के भी बनेंगे, क्योंकि टॉपिक इस प्रकार रहता है। तो इन वीडियो को जब आप देखते हो तो पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जब आप वीडियो एक बार क्लिक करके छोड़ते हो या पूरा नहीं देखते हो तो फिर ये वीडियो आगे नहीं जा पाता है कि मतलब कहीं ना कहीं समस्या आती है। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप इन चीज़ों को पढ़ के आगे चलते हो, टू दी पॉइंट पढ़ते हो, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। तो ये बहुत ही मेहनत से वीडियो बने, इनको लाइक शेयर जरूर करना, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे हम जीएस सीरीज बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। सिलेबस क्या है? विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक ये है कि विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध क्या है। यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन बने हैं वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद के ऊपर, एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर उग्रवाद की क्या समस्या है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध को जानेंगे, साथ में नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद है उसके बारे में भी जानने वाले हैं। और जैसे ये नोट्स मैंने ऐसे क्यों बनाए, इस मतलब जैसे ये यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग की कॉपीज आती है उसमें मैंने नोट्स क्यों बनाए, क्योंकि नोट्स बनाने का जो मेरा अनुभव कहता है कि जैसे हम अभी नोट्स बना रहे हैं और कल को क्या होता है कि नई नई चीज़ें आती है न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन में, आप चीज़ पढ़ते हो इसी टॉपिक से जुड़ी हुई, जैसे उग्रवाद से जुड़ी चीज़ें पढ़ते हो, तो यहाँ पे या तो आप साइड में लिख सकते हो इनको, ठीक है, या फिर साइड में आप छोटे छोटे जो नोट्स आते हैं वो नोट्स चिपका सकते हो इस संबंधी सूचना के लिए। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका वैल्यूडेशन हो जाएगा और नई वाली चीज़ें भी इसमें जुड़ जाएगी। इससे क्या होगा, मेंस के एग्जाम में आपके पास पॉइंट की कमी नहीं होगी। तो नोट्स इस प्रकार बनाने चाहिए। और अब की बार मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि नोट्स में कोई मतलब ऐसी कमी नहीं रहने दूंगा कि आपको अलग रिसोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए मैं अपने टॉपिक में अब रिसोर्सेज नहीं बताऊंगा आपको। यदि आपको रिसोर्सेज देखने हैं तो वो मेरे अलग से वीडियो बना रखे हैं कि किस टॉपिक के कौन सी कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं। इनमें मैं रिसोर्सेज इसलिए नहीं बताऊंगा कि कोई एक रिसोर्सेज से नोट्स नहीं बना रहा हूँ। कई चीज़ें हैं, इंटरनेट का भी प्रयोग किया गया है, यूट्यूब का भी प्रयोग किया गया है, अच्छी किताबों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो रिसोर्सेज के लिए आप ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मत करना। तो पहला टॉपिक क्या है, अ, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध क्या है। लिंकेजेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसा देखा गया है कि लगभग एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। एवरेज ये होता है कि एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, और वो कैसा आएगा क्वेश्चन भी अब हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक अच्छा कोटेशन हमारे पास है कि जब तक विश्व में असंख्य लोग पीड़ित व वंचित है, तब तक कोई भी व्यक्ति सहज और सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। कोफी अन्नान। तो ऐसा कोई जैसे निबंध आता है, आपको लगता है कि ऐसा कोई निबंध आ गया जिसमें आपको ये कोटेशन डालना हो, जहाँ पे उग्रवाद आतंकवाद की बात की गई है, आपको लगता है एथिक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे कोटेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इवन यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी में भी आप ऐसे कोटेशन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, जैसे टॉपिक क्या था, टॉपिक में क्या होता है, जैसे कहीं भी आप कुछ भी पढ़ते हो तो टॉपिक को डिवाइड कर लिया करो। सबसे पहले हम विकास पढ़ रहे थे, विकास का फिर इसके साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले विकास को जानना जरूरी है कि डेवलपमेंट क्या है, इसके आयाम क्या होते हैं। तो विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब इसकी तुलना की जाती है आर्थिक समृद्धि के साथ में, ग्रोथ के साथ तुलना की जाती है, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि एक साल में हमारी जीडीपी कितनी ग्रोथ कर रही है, कितनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, ये क्या होती है, ये ग्रोथ होती है। इसकी कितनी मतलब वृद्धि दर हो रही है, ग्रोथ होती है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट एक मतलब सर्वांगीण एक व्यापक दृष्टिकोण होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि कैसा हमारा स्वास्थ्य ढांचा है, लोगों की मतलब एक तरह से कितनी कम गरीबी है, बेरोजगारी की दर कैसी है। ओवरऑल इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं समावेशी विकास कैसा है, उसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो विकास के आयाम क्या होते हैं, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में क्या होता है, रोजगार, प्रति व्यक्ति आय आती है। सामाजिक विकास में क्या होता है, स्त्री पुरुष समानता, भेदभाव का अंत, सामाजिक सुरक्षा की बात की जाती है। राजनीतिक विकास में होता है कि लोकतंत्र, राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता। मानव विकास का तात्पर्य है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार,
आधारभूत संरचना संबंधी विकास से सड़क, यातायात, संचार आदि की सुविधा कैसी है। इसी प्रकार सधारणीय विकास, जिसमें हम इन्वायरमेंट को भी एक स्टेक होल्डर शामिल करते हैं, जीव जंतु की रक्षा की बात करते हैं। और प्रशासनिक विकास से तात्पर्य सुशासन, जन भागीदारी और पारदर्शिता। तो ये विकास की जब बात आ रही थी, पॉइंट विकास लिखा हुआ था, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि विकास का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे विकास को आपने कितने होलिस्टिक वे में देखा, एक व्यापक तरीके से आपने देखा कि विकास कोई एक छोटी बात नहीं है। विकास जो है बहुत बड़े स्तर पर इसको देखा जा सकता है। ठीक है, विकास को हमने जान लिया। आगे हम पढ़ते हैं उग्रवाद के क्या कारण है। अब हमें ये जानना है कि उग्रवाद क्या होता है, इस हमारे देश में उग्रवाद के कारण क्या है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बनेगा कि उग्रवाद और आतंकवाद में क्या संबंध है। जब हम आतंकवाद पढ़ेंगे उसमें भी उग्रवाद को जानेंगे, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है उग्रवाद। एक चीज और ध्यान रखना, मैंने पढ़ते समय एक चीज नोटिस की है कि हम सिलेबस और क्वेश्चन पत्र को देख रहे थे, तो इससे एक फायदा हुआ कि हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना, पीएचडी हमें नहीं करनी। हमारे पास छोटे छोटे ऐसे नोट्स होने चाहिए, चाहे एक पेज में नोट्स हो एक टॉपिक के, कि मेंस के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप घुमा के कैसा भी आए, उसको अच्छे से आप कीवर्ड के अंदर अपने जो करंट अफेयर के जो आइडिया है या अपने मन के जो विचार है उनके साथ जोड़ के लिख पाओ। तो उग्रवाद के कारण क्या है, उग्रवाद के कारण बहुत सारे कारण हैं। जैसे इसमें भारत के स्तर पर हम देखें तो एक कारण है जल, जंगल और जमीन। कि ऐसा देखा गया है कि आदिवासियों की जो परंपरागत अधिकार है उनका हनन किया गया था, मतलब कहीं ना कहीं उनकी जमीन से उनको विस्थापन किया गया था। अब कई कारण हो सकते हैं, ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं उसमें, अंग्रेजों के द्वारा भी ऐसे वन अधिकार कानून लाए गए थे। तो बहुत सारे कारण हैं। तो एक प्रमुख मुद्दा हमेशा उठता है कि जल, जंगल और जमीन का मुद्दा उठता है। आर्थिक कारण होता है कि आप जानते हो कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाता है, उसके कारण वहाँ पे बेरोजगारी आती है, अशिक्षा, गरीबी, आधारभूत ढांचा कमजोर रहता है। आप ये जानते हो कि जहाँ भारत में उग्रवाद और नक्सलवाद की समस्या है, वहाँ पे कहीं ना कहीं भौगोलिक क्षेत्र ही ऐसा होता है कि वहाँ पे आधारभूत ढांचा उतना नहीं बनाया जा सकता जितना एक मैदानी क्षेत्र में बनाया जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण रहता है कि आधारभूत ढांचा भी वहाँ पे कमजोर होता है। सामाजिक कारण भी होते हैं, जैसे सामाजिक असमानता या मानवाधिकारों का हनन, ये कारण भी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे राजनीतिक कारण भी होते हैं, जैसे सरकार में जन भागीदारी का अभाव है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर एक विशेष समाज को जन भागीदारी का मौका ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, सुशासन का अभाव होता है। सुशासन का अभाव का मतलब होता है कि जो भी कानून है, जो भी लोकतंत्र के आयाम होते हैं, ठीक है, कानून का सही से अनुपालन नहीं हो पाता। कई कई बार जो वंचित वर्ग है या कमजोर जो वर्ग होता है, एक तरह से वंचित वर्ग ही कह सकते हैं, कमजोर वर्ग तो ठीक नहीं है वाकई। तो जो वंचित वर्ग है वो हमेशा महसूस करता है कि उनके साथ अन्याय होता है, उनको सही से मतलब जो भी लोकतंत्र है उसके अंदर सही उनकी पहुंच नहीं है, सरकारी योजनाओं में कहीं ना कहीं कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जाति और जनजाति संबंधी भी बहुत सारे कारण होते हैं कि अलग अलग, आप जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट में विशेष कर देखा जाता है कि अलग अलग जनजाति अपने आप को अलग आइसोलेट रखती है, दूसरी जनजाति के साथ उनके साथ संघर्ष चलता रहता है। तो ये भी कारण होते हैं, भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण भी है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जैसे बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, इनको आगे विस्तार से हम जानने वाले हैं कि उग्रवाद जहाँ पनपा है वहाँ ऐसे कौन से कारण है, उनका हमने अध्ययन किया और आगे गहराई से और पढ़ने वाले हैं। तो विकास से जुड़े कारण जो भारत में उग्रवाद को फैलाने में सहायक होते हैं, कौन से कारण है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जल, जंगल और जमीन पढ़ा हमने, कि सदियों पुराने जो आदिवासियों का वन संबंध है उनमें कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिली। जैसे आज का हिंदू बार में पढ़ रहा था, नोट्स आज आपको मिल जाएंगे हिंदू के। ठीक है, उस अखबार में मैं देख रहा था कि जो वन अधिकार है 1980 वाला फिर से चर्चा में है। अभी हाल ही में कुछ उसमें नए संशोधन हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आदिवासियों की जो समस्या है उनका समाधान नहीं करते हैं। तो ऐसे पॉइंट आप डाल सकते हो कि हाल ही में जो 2022 के अंदर चर्चा में रहा है उसके अंदर भी ऐसे प्रोविजन है, शायद उनको सुधार कर लिया जाएगा बाद में, लेकिन अभी तो उनमें कहीं ना कहीं विवाद पनपा है। ठीक है, तो वन अधिनियम जैसे अंग्रेजों के समय में बना, तो अंग्रेजों ने ऐसे पॉलिसी बना दी कि आदिवासी या जनजाति जो क्षेत्र है उसमें वनों पर उन्होंने अधिकार कर लिया, या इनके जो परंपरागत अधिकार है उनको छीन लिया गया, उनको वनों में जाने पर पाबंदी लगा दी। जैसे आप ये जानते हो कि यार आदिवासी और जनजाति क्षेत्र है, वनों पर इनका काफी ज्यादा आजीविका सुनिश्चित होती है इनकी, वहाँ पे वनों से बहुत सारे ऐसे उत्पाद प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आप ऐसे कानून बना देते हो कि वनों में जा ही नहीं सकते, तो अचानक मतलब उनकी आजीविका पर कितना नुकसान होगा, वो कौन से ऐसे स्किल या अन्य कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। कई बार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ऐसे होते हैं कि जनजातियों को मूलभूत जीवन यापन सुविधा से वंचित कर दिया जाता है। तो आदिवासी पिछड़ापन, ठीक है, पिछड़ापन और उग्रवादी विचारधारा जब मिलती है तो कहीं ना कहीं वामपंथी उग्रवाद को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। आप जानते हो कि जैसे आदिवासी क्षेत्र में ये होता है कि जो भोले वाले लोग हैं उनके साथ अन्याय होता है, चाहे कई बार डेवलपमेंट के नाम से होता है कि कई पुनर्वास किया जाता है, कई योजनाएं निकाली जाती है, तो उनकी जमीन से उनको बेदखल कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो उनके साथ अन्याय होता है। तो इस अन्याय का फायदा कौन उठाते हैं, जो भी उग्रवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो संगठन है, वो फिर इनको इनका दुख दर्द बांटते हैं और कहीं ना कहीं उनको अपनी विचारधारा का शिकार करके लोकतंत्र के सामने खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो वहीं क्या होता है, वामपंथी उग्रवाद की संभावनाएं पनपती है।
इसके अलावा बहुत सारे आर्थिक मुद्दे भी आप जानते हो कि हमारे देश में अभी भी जो शिक्षा का स्तर कमज़ोर है, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा और भी कमज़ोर है, बेरोजगारी का संकट कई है, गरीबी भी है। तो ये क्या होता है, ये उनको मौका देता है, किनको? वामपंथी विचारधारा के जो संगठन वाले लोग हैं, उनको मौका देता है कि ये लोकतंत्र पर हमला करेंगे कि मतलब जो लोकतंत्र है या ये पूंजीपतियों का है, कहीं न कहीं मार्क्सवादी जो विचारधारा आपने देखी वो इन पर हावी रहती है। तो उग्रवाद के मूलभूत कारण है। इसके अलावा इनमें आक्रोश और निराशा, जो अन्याय की भावना आती है, इसकी भरपाई कौन करता है या इसको नेतृत्व कौन प्रदान करता है? वामपंथी विचारधारा, मतलब वामपंथी जो कट्टर विचारधारा कह सकते हैं, उग्रवादी जो वामपंथी विचारधारा है, वो कहीं न कहीं इनको नेतृत्व प्रदान करती है और इनको अपने साथ संगठन में जोड़ती है और लोकतंत्र के खिलाफ कार्य करने के लिए इनको राजी कर लेती है या इनका एक कैडर बना लेती है। ठीक है? और यहाँ पे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं धीरे नहीं चलूँगा। धीरे इसलिए नहीं चलूँगा कि धीरे पढ़ाऊँगा तो ये पीढ़ी वैसी है कि इसमें 2 घंटे लग जाएँगे और मैं कोशिश करूँगा, वैसे मैंने नोट्स इतने अच्छे तरीके से बनाए हैं कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है और मैं आराम से आपको प्यार से पढ़ाता चलूँगा, ठीक है? और कोई दिक्कत आए तो कमेंट करना कि आपको कोई इसमें समस्या आई तो। और बहुत सारे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी वो कमेंट करेंगे। तो दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ और मेरा माध्यम हिंदी है। मेरे पास इतने अभी संसाधन नहीं है या ऐसी टीम नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में भी स्लाइड बना पाए या इंग्लिश मीडियम की वीडियो बना पाएँ। तो मेरे पास अभी एज ए स्टूडेंट के साथ यही रहता है कि मैं हिंदी में ही वीडियो बना पाऊँगा। लेकिन एक बात है कि आपको लगता है ना कि ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप इनको ना आजकल ऐसे टूल होते हैं, आप इनकी फ़ोटो खींच के क्या करोगे, फ़ोटो खींचोगे तो उसके अंदर ऐसे टूल होते हैं कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, बहुत आसान होता है। मैं भी तो करता हूँ, जो इंग्लिश मीडियम की चीज़ें हैं, उनको आसानी से मैं उसकी फ़ोटो लेके उसको टेक्स्ट में बदल के हिंदी में कर लेता हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो, अभी तो यही उपाय है मेरे पास, ठीक है। तो आगे की जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी होते हैं, गंभीर सामाजिक दरार, मतलब कई बार आप जानते हो ना कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे अलग-अलग जो पर्वत पठार है, उसके अंदर अलग-अलग जैसे अलग-अलग जनजातियाँ निवास करती हैं, तो उन जनजातियों का ऐतिहासिक और वर्तमान में भी संघर्ष देखा जाता है, तो कहीं न कहीं वो मुद्दे भी आते हैं। कई बार बाहरी लोगों को भी वो आने नहीं देते हैं, ऐसे मुद्दे भी हमेशा रहते हैं। तो जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय जनजाति के लोग होते हैं, बाहरी लोगों का विरोध करते हैं, तो उस विरोध के अंदर कौन शामिल होते हैं? यही मतलब जो उग्रवाद की भावना वाले लोग हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनको नेतृत्व प्रदान करते हैं। तो गंभीर सामाजिक दरार है, बहिष्कृत उग्रवाद की ओर। पूर्वोत्तर भारत में ऐसा देखा जाता है कि स्थानीय जनजातियाँ अपनी विशेष संस्कृति पहचान पर खतरा उत्पन्न करने के कारण असहज महसूस करती है, जिसका लाभ उग्रवादी संगठन उठाते हैं। इसके अलावा सुशासन के भी अभाव देखा जाता है। कहीं न कहीं कई भ्रष्टाचार की समस्या देखी जाती है। जो लोकतंत्र है या जो लोक सेवा है, वो आम जनता तक पहुँच नहीं पाती, उसके अंदर बहुत सारी समस्या आती है। तो उसके कारण भी, सुशासन के अभाव के कारण भी कहीं न कहीं उग्रवादी जो संगठन है, उनको पनपने का मौका मिल जाता है। जैसे उत्तरी-पूर्वी भारत और दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद को मौका मिला। जैसे इसके अलावा त्रिसंगम सिद्धांत है। त्रिसंगम सिद्धांत में क्या होता है कि ऐसे राज्य, मतलब जैसे 3 राज्यों की सीमाएँ जहाँ पे मिल रही है, ये क्षेत्र ऐसा हो गया त्रिसंगम। तो यहाँ पे क्या होता है, तीनों राज्यों का आप जानते हो दूरी रहती है, तीनों प्रशासन की दूरी रहती है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, ना तो कोई डेवलपमेंट हो पाता है, ना ही कोई ऐसा कह सकते हैं सुरक्षा या आधारभूत ढांचे का विकास हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे मौका मिल जाता है किनको, इन वामपंथी ताकतों को, मतलब जो उग्रवादी संगठन की ताकत है, उनको मौका मिल जाता है। तो ऐसे 3 राज्य या 3 देशों की सीमाएँ भी हम कह सकते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रशासन, यातायात, संचार व मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। जैसे दंडकारण्य, माओवाद पनपने का मौका मिला। उत्तरी पूर्वी भारत में जो उग्रवाद की समस्या है वो देखने को मिलता है कि उसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान उस तरफ है, ठीक है? तो कई देशों की सीमाएँ लग रही है, तो वहाँ पे भी ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे म्यांमार और चीन से भी मतलब ऐसी ताकतें उग्रवाद को बढ़ावा देती है। इसके अलावा जैसे उग्रवाद के हम समाधान की बात करें, ठीक है? उग्रवाद के समाधान की बात करें, तो ऐसी कौन-सी रणनीति होनी चाहिए, ऐसी विकास की रणनीति होनी चाहिए? तो उसमें ये है कि ये कीवर्ड में लिखना क्यों ज़रूरी है? यहाँ पे पैराग्राफ नहीं चल सकता। कीवर्ड में मैंने इसलिए लिखा है कि एग्ज़ाम में मुझे ये पॉइंट याद रहे, पैराग्राफ याद नहीं रहेगा, ठीक है? जैसे क्या समाधान हो सकता है? संघर्ष प्रभावित समुदायों के प्रति संवेदनशीलता। तो जहाँ कहीं भी ऐसा संकट आता है, तो सरकार की, लोकतंत्र की हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस संवेदनशील जो समुदाय है, उसको मतलब ऐसी ताकतें अपना शिकार ना बना लें, जो लोकतंत्र के खिलाफ हो जाए फिर। तो हमें हमारी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है, आम नागरिकों की ज़िम्मेदारी बनती है, एनजीओ की ज़िम्मेदारी बनती है, मीडिया, सरकार, सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कहीं भी ऐसे मुद्दे जब आते हैं ना, तो उनको थोड़े संवेदनशील तरीके से लिया जाए, उनकी हेल्प की जाए। ठीक है? जैसे सुशासन की बात करें तो सुशासन अच्छा होना चाहिए, मानवाधिकार का संरक्षण होना चाहिए, सुरक्षात्मक विधियों का प्रभावी अनुपालन होना चाहिए, लगातार संवाद की प्रक्रिया होनी चाहिए, जहाँ पे भी ऐसे संकट आते हैं तो ऐसी प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। आधारभूत ढांचा का विकास ऐसे क्षेत्र में ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे कहीं न कहीं मतलब ऐसे लोग रहते हैं जो गरीब हैं, बेरोज़गार हैं या उनके पास आजीविका के साधन नहीं है, तो वहाँ पे ऐसी सुविधाएँ होनी चाहिए। आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी योजना बनती है तो उस एरिया की क्या क्या विशेषताएँ हैं, क्या भौगोलिक है, क्या हिस्टोरिकल है, कैसे वहाँ लोगों की आजीविका है, उनको ज़रूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे ही मतलब कोई पॉलिसी केवल
नहीं बनानी चाहिए कि किसी एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई नहीं जानी चाहिए। मतलब हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए सभी वर्गों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है? केवल एक विशेष वर्ग का उसमें ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है? तो ये ध्यान इस विशेषकर इस एरिया स्पेसिफिक योजना में ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा आप ध्यान कभी बता भी सकते हो कि जब भी डेवलपमेंट की बात आती है, तो उस क्षेत्र विशेष के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी संस्कृति, उनकी आजीविका, उनका जो भी समाज का स्तर है, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा रोजगार और कौशल विकास के जो भी मुद्दे हैं, उनको सही से हैंडल किया जाए। सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान हो कि जैसे कोई भी संकट आता है तो उनको हमेशा मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन आदि की व्यवस्था भी ध्यान में रखी जाए। शिक्षा और खाद्य सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार के मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। पुनर्वास की बातें आती हैं, उनको सही से मतलब विस्थापन सही से नहीं हो पाता। उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी समस्या आती है। उनको वैकल्पिक रोजगारों का एक संकट पैदा होता है, तो इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा लोकहित को हमेशा सर्वोपरि रखें। सतत व समावेशी विकास के मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास होने चाहिए। तो इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट हैं, इनको आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। और याद रखना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जैसे मैं द हिंदू या दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण ठीक आता है। हिंदी मीडियम में आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ो तो दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है, अच्छा आता है, उसमें आर्टिकल भी ठीक आते हैं। तो एक हिंदी का और एक इंग्लिश का आप पढ़ना, और जो भी चीज़ें आती है तो उसमें साइड में नोट कर लेना। आपको लगता है जैसे आपकी ये सिलेबस है, अब आपको मेरे हिसाब से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। इतना एफर्ट मत लगाना, इतना टाइम खराब मत करना, क्योंकि इस बार मैं जो नोट्स बना रहा हूँ उसमें कमी रखूंगा नहीं। इसलिए बस आपकी एक ही जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ये नोट्स बन गए, ठीक है, ये नोट्स की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जो साइड में जगह पड़ी है ना, आपकी जो स्पेस जो साइड में देखना आप, ये नोट्स है, इसमें साइड जो स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है ना, तो जो भी चीज़ें आपको लगता है इस आपके सिलेबस से मैच करी, करंट अफेयर की, चाहे मैगजीन की हो या न्यूज़पेपर में चर्चा में रही हो, ठीक है, उसको या तो कोई शॉर्ट नोट्स यहाँ पे चिपका लेना, या चाहो तो शॉर्ट्स में यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। इतना स्पेस होगा इसमें आराम से, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जैसे ये टॉपिक था, पहले हम जो टॉपिक की बात कर रहे थे ना, विकास। सबसे पहले हमने टॉपिक को एक्सप्लेन किया है कि विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध क्या है। तो जो हमने अभी तक चर्चा की है, पहले विकास को समझा, और फिर विकास के अभाव में कैसे उग्रवाद पनप सकता है, तो या उग्रवाद के पनपने के ऐसे कौन से कॉमन पॉइंट है, उनकी हमने चर्चा की है। अब हम थोड़ा सा आगे थोड़ा गहराई में जाते हैं और जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्यों लिखे हैं, जब मैं इन टॉपिक को पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि जो भी मैं रिसोर्सेज देख रहा हूँ, जो भी किताबें देख रहा हूँ, उसमें तो 100-100 पेज में 100-100 पेज में उन्होंने इन चीज़ों को बताया है। लेकिन वो चीज़ें हमारे काम की नहीं है, आउटडेटेड भी है। और किताबों की एक समस्या है, यूपीएससी की बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जो लिखी गई है, कॉपी पेस्ट कर दिया गया उनमें। अब स्टूडेंट जब उनको पढ़ेगा तो वो उनको पढ़ते समय इतना उसकी हालत खराब हो जाएगी, तो उसके चक्कर में फिर बेचारे कोचिंगों का सहारा लेते हैं। और कोचिंगों में भी ये हाल है, इंटरनल सिक्योरिटी 2 महीने तक पढ़ाएंगे, जबकि काम है 5 दिन का, 7 दिन का। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना यार कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से, या कोई यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ा रहा है, या कोई छोटी-मोटी मतलब फीस देके आप पढ़ सकते हो, तो ये बढ़िया रहता है। आप 2-2 लाख रुपए की कोचिंग में फीस देके मतलब यही चीज़ें फिर वहाँ पे 4-4 महीने तक पढ़ाएँगे। तो मुझे तो न इतना अच्छा मेंस का नहीं लगता है। यही तरीका अच्छा लगता है कि हम सेल्फ स्टडी करें, आपको सही से कोई गाइड करने वाला हो। तो जब हम बात कर रहे थे कि इस टॉपिक को जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा यार पहले क्वेश्चन दोबारा से देखने चाहिए एक बार। एक बार नहीं, 5 बार देखने चाहिए, ताकि मैं जब ये टॉपिक पढ़ूँ तो टू द पॉइंट में इसी पर रहूँ। तो क्वेश्चन एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि हम हमारे टॉपिक को ज़्यादा फैलाएँ नहीं, ज़्यादा पीएचडी नहीं करें, सिंपल वे में आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन कैसे आए कि भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या है या क्या कारण है? प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के क्या काउंटर, मतलब इनको थोड़ा हिंदी का वर्ड अजीब सा था, प्रतिकारार्थ, यानी इनको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं? जो भी ये समस्या है, भारत सरकार इसको कैसे काउंटर कर सकती है? इसके अलावा नागरिक प्रशासन, सुरक्षा बल को किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए? एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर वामपंथी जो उग्रवाद है ना, इसके रीज़न क्या है? और भारत सरकार और जो सुरक्षा बल है, इसमें किस प्रकार इससे निपट सकते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका मटेरियल कल आएगा। आज तो हम जो वामपंथी उग्रवाद है, नक्सलवाद है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसका मटेरियल हम कल देखें। तो जब ये पढ़ रहे थे, तो इसको इस समय ये लगा कि यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी। उसी के हिसाब से आगे मैंने नोट्स बनाए फिर। जैसे एक क्वेश्चन है कि वामपंथी उग्रवाद में आजकल क्या हो रहा है? अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, यानी कहीं न कहीं कमज़ोर हुआ है। जो घटनाएँ पहले ज़्यादा हो रही थी, अब उतनी नहीं हो रही है, ठीक है? और ये करंट अफेयर क्या था, उस समय न्यूज़पेपर में चल रहा था कि जो रिपोर्ट आई थी एक गृह मंत्रालय की, कि वामपंथी उग्रवाद में कमी दिखाई दे रही। जो जिले पहले ज़्यादा थे, जैसे 126 के आस-पास जिले थे, वो घट के अब कम हो गए हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब उग्रवादी घटनाएँ थी, वहाँ पे अब काफ़ी कम हो गया है। सरकार की अप्रोच अच्छी थी, डेवलपमेंट की या सुरक्षा की, बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं, इनको आप बता सकते हो। लेकिन ये कह रहा है, परंतु अभी भी देश के अनेक भागों में इससे प्रभावित है। वामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण का संक्षेप से स्पष्ट कीजिए। इनमें जो क्वेश्चन देखे मैंने, 2 चीज़ें प्रमुख देखी है। एक तो कारण क्या है, एक भारत सरकार की अप्रोच या समाधान क्या हो सकता है।
ठीक है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि भारत का उत्तरी पूर्वी जो प्रदेश है, उसमें लंबे समय से विद्रोह से ग्रसित रहा है, तो क्या कारण है? नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा उग्रवादी ये विद्रोह क्यों होते हैं? इस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की अतिजीविता के मुख्य कारणों का विश्लेषण करना है। तो मुख्य रूप से ये कारण ये थे कि इसमें नॉर्थ ईस्ट में जो जितने भी ये विद्रोह होते हैं, इसमें क्या कारण है इसका, आप इसके बारे में बताइए। थोड़ा बहुत समाधान बता सकते हो। इसके अलावा फिर आगे जो नक्सलवाद का एक क्वेश्चन है कि किस प्रकार ये उग्रवादी घटनाएँ करती है ना, उस नक्सलवाद का एक क्वेश्चन है। तो ये 4-5 क्वेश्चन देखने के बाद ये पता लगा कि ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ना है। नॉर्मली जो सिलेबस है उसके पॉइंट को उठा के ही पढ़ना है। तो इसके हिसाब से ये 4 क्वेश्चन हमने देखे और सिलेबस को देखा, तो इसमें 2 पॉइंट निकल के आए हैं। एक उग्रवाद कहाँ पे, नक्सलवाद जो छत्तीसगढ़, झारखंड इसमें है। एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो विद्रोह या उग्रवाद की जो घटनाएँ होती है। 2 टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है इस पहले वाले टॉपिक में, जिनको हमें पढ़ना है, जिसको आज हम पहले वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो पहला है उग्रवाद। तो उग्रवाद क्या है? उग्रवाद की अलग-अलग परिभाषाएँ दी गई है। आप नेट पे सर्च करोगे, अलग-अलग किताबों में अलग-अलग बातें लिखी गई, लेकिन हम सामान्य दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिज़्म क्या है? तो एक्सट्रीमिज़्म आप ऐसा सोच सकते हो कि एक ऐसी विचारधारा है, जो कहीं न कहीं जो लोकतंत्र है, जो हमारी एक संस्था है, स्थापित संस्था है, लोकतंत्र है, संविधान है, इसके खिलाफ कार्य करती है, क्योंकि वो इसको सही नहीं मानती। इसको ये चीज़ें पसंद नहीं है। इसलिए पसंद नहीं है कि इनकी हम विचारधारा की जड़ें जब देखेंगे तो मार्क्सवाद में नज़र आएगी। मार्क्सवाद भी ये कहते थे कि राज्य मतलब अच्छी इकाई नहीं है, या राज्य तो कहीं पूंजीपतियों का मतलब बनाया हुआ है, या पूंजीपतियों के लिए काम करता है, जो आम जनता है, ठीक है, उनके लिए काम नहीं करता, किसानों मज़दूरों के लिए काम नहीं करता, तो इसको उखाड़ फेंक सकते हैं। तो मार्क्सवाद ने भी एक हिंसा की बात की थी। तो इनकी जो जड़ें हैं, इनकी विचारधारा की जड़ें मार्क्सवाद में नज़र आएगी। इसके बाद में जो उग्रवाद की बड़ी जड़ें हैं भारत के अंदर, माओवाद में नज़र आती है। माओ आप जानते हो चीन के एक नेता हुए हैं, एक तरह से हम क्या कह सकते हैं उनको, कट्टरपंथी नेता हुए हैं, जो कि कहीं न कहीं जो लोकतंत्र है, सरकार है, इनके खिलाफ काम करते हैं और अपनी जो विचारधारा है थोड़ी-सी भय, आतंक और हिंसा पर आधारित मानते हैं। ठीक है? तो एक सामान्य परिभाषा ये उग्रवाद को आप अपने शब्दों में लिख देना कि जब विचारधारात्मक, राजनीति या सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करने हेतु भय, आतंक और हिंसा जैसे माध्यमों का न्यायोचित माना जाता है, तब उस स्थिति में कट्टरपंथ होता है कि अपने विचारों को सर्वोच्च मानना, मतलब जो बहुसंख्यक है उसको उसको मतलब सही नहीं मानता है, अपने जो विचार है उनको ज़्यादा महत्व देता है, का हिंसक उग्रवाद के रूप में होते हैं। तो उग्रवाद की एक सामान्य, ये तो किताबी परिभाषा है, लेकिन सामान्य परिभाषा भी आप लिख सकते हो कि एक ऐसी विचारधारा जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं भय, आतंक, हिंसा का सहारा लेती है और लोकतंत्र को सही नहीं मानती, या लोकतंत्र के खिलाफ काम करती है, ऐसा कुछ बता सकते हो आप, ठीक है? आगे जैसे जैसे क्या लिखा हुआ है, हिंसक उग्रवादी विचारधाराओं को अल्पविकसित सूबेदार समुदायों को स्वयं, अच्छा ये बहुत ही सिंपल है कि जहाँ पे अल्पविकसित या सूबेदार, या मतलब आप ऐसे क्षेत्र देखना जहाँ पे कोई न कोई संकट आया हो, ठीक है? उन लोगों को ये शिकार बनाते हैं अपना। उन लोगों को एक तरह से मरहम लगाते हैं कि आपकी समस्या का समाधान सरकार के पास नहीं है, लोकतंत्र के पास नहीं है, हमारे पास है, ठीक है? तो ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में ये ज़्यादा विकास करते हैं। इसी कारण आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट है, या जो हमारा मध्य भारत है, जहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, वहाँ पे जो आदिवासी है, उनके साथ जो समस्याएँ थी, डेवलपमेंट की समस्याएँ थी, उनके अधिकारों की बात चल रही थी, तो कहीं न कहीं इन लोगों ने उनके लिए काम किया, ठीक है? फिर अपनी विचारधारा का इनको शिकार बनाया। कट्टरपंथ क्या होता है? रेडिकलाइज़ेशन क्या होता है? कट्टरपंथी अपने अनुयायियों के प्रति हुए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अन्याय को इंगित करते हुए कार्य करते हैं, ठीक है? सिंपल परिभाषा है। तो कभी-कभी कट्टरपंथ और उग्रवाद के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है। आगे जैसे भारत में वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद के बारे में जानेंगे। इसके 1-2 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, आगे भी आएँगे, ठीक है? आगे हमेशा चलता रहेगा कि भारत में जो वामपंथी उग्रवाद है वो उसका क्या चल रहा है, नक्सलवाद का क्या चल रहा है, कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा, उसके बारे में हमेशा चलता रहेगा। तो नक्सलवाद की हम जब बात करते हैं ना, तो वामपंथी उग्रवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हम जानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा और चुनौती है, ठीक है? इसके अलावा जैसे इसकी शुरुआत हम देखते हैं तो नक्सलबाड़ी जो गाँव है, नक्सलबाड़ी गाँव दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में, वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है 1967 से। अब ये कहानी ऐसी है कि इसको पढ़ाने के लिए तो 5 वीडियो बन जाए कि नक्सलवादी ऐसी घटनाएँ होती है, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। बस आपको इतना जानना है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, तो ठीक है। तो नक्सलवाद की शुरुआत नक्सलवाड़ी गाँव से मानी जाती है 1967 में, 1967 में, जहाँ पे चारों मजूमदार कानू सन्याल और जंगल संताल इनको नेतृत्व प्रदान करते हैं। राष्ट्र व सरकार के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की ये शुरुआत करते हैं, हिंसा फैलाते हैं। और इनकी जो विचारधारा है, माओ की विचारधारा से प्रभावित है, ठीक है? माओ की विचारधारा, फिर आप जानते हो मार्क्सवाद, इनसे प्रभावित है। तो माओवाद क्या है? सशस्त्र संघर्ष को ये बढ़ावा देते हैं, जन आंदोलन पैदा करते हैं और अपने मित्रों का या संगठनों के साथ कूटनीतिक रूप से क्या करते हैं? राज्य सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं या लोकतंत्र के खिलाफ कार्य करते हैं। सशस्त्र संघर्ष का भी ये सहारा लेते हैं, राज सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करते हैं या अधिकार जमाकर जन सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये इनके बेसिक पॉइंट है, कीवर्ड है,
ठीक है, इनके बेसिक कीवर्ड है, इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इनको बार-बार रिवीजन करोगे तो आपकी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। और बाद में यदि हम भारत में नक्सलवाद के विकास के चरणों को देखें, ठीक है, चरणों को देखें तो कहाँ-कहाँ नक्सलवाद फैला है उसके बारे में थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है। इसमें भी ये था कि किताबों में 20 पेज लिखे हुए हैं लेकिन हमारे वो काम के नहीं है, ठीक है। तो प्रारंभिक चरण की हम जब बात कर रहे थे कि नक्सलवादी जो आंदोलन है उस वहाँ से इसकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है नक्सलवाद की 1967 में, और ये 1972 तक काफ़ी चर्चा में रही थी। तो मई 96 में नक्सलवादी जो आंदोलन की हम बात कर रहे थे, वहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है। जो भी हमने ऊपर नेतृत्वकर्ता देखे थे, कान्हू सन्याल, चारू मजूमदार, ये इनके कर्ता-धर्ता थे। इसके अलावा 1969 में क्या हुआ, मार्क्सवादी लेनिनवादी जो एक सीपीआई की पार्टी है उसकी स्थापना होती है। ये इसमें काफ़ी लीड करती है, काफ़ी इनका संगठन बड़ा होता है। इसके अलावा इसका जो विस्तार है, शुरुआती चरण पर इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश में होता है। और इनका लक्ष्य होता है कि जो माओवादी विचारधारा है उनको फैलाकर एक लंबा जन आंदोलन चलाया जाए। काफ़ी गुरिल्ला वार किए जाए, हिंसा फैलाई जाए, सरकार को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बनाया जाए। इसके अलावा 1972 में क्या हुआ, फिर चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था नक्सलवादी से, कहीं न कहीं ये जो इनका पहला चरण है वो कमज़ोर होने लगता है। ठीक है। इसके बाद में इनका सेकंड चरण स्टार्ट होता है 1972 के बाद में। उस समय आप जानते हो हमारे देश में आपातकाल भी लगा हुआ है। तो आपातकाल के दौरान तो इनको उतना सफलता नहीं मिली, लेकिन आपातकाल के बाद पुनः ये सक्रिय होते हैं और ये अपनी हिंसा को फैलाते हैं। आगे फिर बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की ओर अपना विस्तार करते हैं। तो इनका धीरे-धीरे विस्तार कहाँ से हो रहा है? पश्चिम बंगाल से इधर की ओर, छत्तीसगढ़, साउथ की ओर जा रहे हैं। ठीक है। और 1980 में इनका एक संगठन भी बनता है, सीपीआई-एमएल। जो इनका एक संगठन है सीपीआई-एमएल का, कौन सा है? पीपुल्स वार ग्रुप, जो आंध्र प्रदेश में काफ़ी सक्रिय रहता है। वहाँ पे काफ़ी पुलिस कर्मियों की हत्या करता है। बाद में इसको काफ़ी कंट्रोल भी कर लिया जाता है। ठीक है। फिर तृतीय जो चरण है उनकी बात करें, 2004 के बाद में आधुनिक तक इनका चलता है, जिसमें जैसे सीपीआई माओवादी संगठन की स्थापना होती है। और ये जो सीपीआई माओवादी जो संगठन है ना, इसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत क्या इनको एक आतंकवादी संगठन भी घोषित कर रखा है। ठीक है, 1967 के तहत इनको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज, ये इंटरनल सिक्योरिटी में आया था। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा सीपीआई-एम जो माओवादी है द्वारा 2005-6 के बाद काफ़ी ज़्यादा हिंसक घटनाओं को में वृद्धि देखी गई है। इनके संगठन जो भी इनके संगठन नक्सलवाद इनके या वामपंथी उग्रवाद के संगठन काफ़ी बड़ा है, 40,000 से अधिक लोगों का इनका संगठन है। लाल गलियारा जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा आदि में इनका काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। और यदि हम वर्तमान में इनका विस्तार देखें, तो जैसे मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप मैप ज़रूर बना के आना। मैप ज़रूर बना के आना और मोटा-मोटी इसमें दिखा देना। मतलब इस रीजन में आप दिखा दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको एक समझ है कि किस रीजन में भारत के अंदर वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद ज़्यादा फैला हुआ है। तो आप इसमें मैप में आराम से इनको दिखा सकते हो कि भारत में नक्सलवाद कहाँ-कहाँ फैला हुआ है, नक्सल क्षेत्र कौन-कौन से हैं। इनको आपको ज़रूर बताना चाहिए मैप में। इसका बहुत फ़ायदा मिलता है, 1 नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैप में भी आसानी से मैंने बता दिया है। जहाँ-जहाँ मैपिंग की और वैल्यूडेशन होगा, जहाँ पे डायग्राम, फ्लो चार्ट आएँगे, मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। और वर्तमान विस्तार आप जानते हो कि नेपाल से लेकर, मतलब नेपाल से लेकर, इसमें मैप में भी दे सकते हो कि वर्तमान विस्तार नेपाल से लेकर कहाँ तक है? साउथ आंध्र प्रदेश तक है। तो इसको बोलते हैं कि पशुपति से तिरुपति तक इसका विस्तार माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा हाल ही में जो बड़ी नक्सल घटनाएँ हुई, कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आएँगे जिसमें आपको एग्ज़ाम्पल देने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें 76 सशस्त्र पुलिसकर्मियों की हत्या की गई। इसके अलावा 2013 के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर भी ऐसा किया गया कि वहाँ पे 27 राजनीतिज्ञों की हत्या की गई। अप्रैल 2021 में सुकमा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में भी ऐसा सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया गया। तो ये एग्ज़ाम्पल होते हैं देने के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे लाल गलियारा की बात चल रही थी, इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है कि 2015 में जहाँ ये 10 राज्यों 106 जिलों में फैला हुआ था, ठीक है, इसके बाद में सरकार की रणनीति रही, यहाँ पे कई जिलों को और बढ़ाया गया। मतलब सरकार ने कई राज्यों का भी विभाजन हुआ, आप जानते हो, फिर कई जिले नए बने हैं। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया है कि इसमें काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी ये जिलों की संख्या थी कम हुई है। इसके अलावा जैसे वामपंथी उग्रवाद के विस्तार के कारण जानते हैं कि बड़े कारण क्या हैं कि इनको इतना विस्तार करने का मौका मिला। तो इनके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है जैसे भूमि संबंधी कारक है। भूमि संबंधी कारक में हमने देखा कि इस रीजन के अंदर बहुत सारे आदिवासी लोग या समाज निवास करता है। तो कहीं न कहीं जो हमारे आज़ादी के बाद में भूमि सुधार जो कानून बने थे या जो भी भूमि सुधार कार्यक्रम थे, उनकी विफलता हाथ लगी है। उसमें क्या हुआ कि जो वास्तविक हकदार थे उनको भूमि नहीं मिली, और जो अन्य जो बड़े एक तरह से कह सकते हो बड़े लोग या जो पूंजीपति या इनको क्या बोलते हैं, ज़मींदार, उनको ज़्यादा सफलता मिली, या उन्होंने किसी न किसी चीज़ों को लेकर ज़्यादा ज़मीन
हथियाने की कोशिश की, तो जो आम जन है वहाँ की, उनको ये नुकसान हुआ और फिर कहीं न कहीं उनकी आजीविका को नुकसान हुआ। वो एक तरह से वंचित वर्ग या गरीबी की ओर चले गए। तो इनको फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर इनका दुःख दर्द बाँटने के लिए वामपंथी जो विचारधारा है वो उनके साथ आती है और ये आंदोलन को जन्म देता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, भूमि संबंधी कारण हो गए, शक्तिशाली वर्ग द्वारा भूमि का अधिक कब्जा किया गया, परंपरागत भूमि अधिकारों का नियमितीकरण नहीं किया गया। अभी हमने पहले भी देखा था जंगल और ज़मीन का जो मुद्दा है, जो अभी तक जारी है, ठीक है? वन अधिकार ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक जारी है। इसके अलावा यहाँ पे विस्थापन और बलपूर्वक निष्कासन की समस्याएँ देखी गई है, विशेषकर वन भूमि से इनको बेदखल किया गया। भूमि अधिग्रहण में पर्याप्त जो पुनर्वास और मुआवजे की समस्या आती है, उसके अंदर भी ये चीज़ें देखी गई है। इसके अलावा जैसे हम आजीविका संबंधी कारण देखें, ठीक है? बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसमें गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा वो है। इसके अलावा जैसे पीडीएस प्रणाली में भ्रष्टाचार भी देखा गया है, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे भी देखे गए हैं, पारंपरिक व्यवसाय में कमी देखी गई है, आजीविका संकट इसको देखा गया है, साझा संपत्ति से वंचित किया गया है, जैसे वनों से उनको वंचित किया गया है। सामाजिक बहिष्कार भी एक बड़े कारण है जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, अस्पृश्यता, जाति भेदभाव भी देखने को मिलते हैं। शासन संबंधी कारण है जहाँ पे लोक सेवा में भ्रष्टाचार, सुशासन में कमी, कानूनों के क्रियान्वयन का अभाव, पुलिस प्रशासन, न्याय संकट और प्रभावी राजनीतिक सांठ-गांठ भी इसमें देखा गया है। तो कहीं न कहीं इसमें भी कमी देखी गई है क्योंकि ऐसे रीज़न है जहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है या जो लोक सेवा होनी चाहिए थी वो उसका उतना विकास नहीं हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जो सब कारण मिलके कहीं न कहीं उग्रवादी जो संगठन है उनको मौका देते हैं अपनी विचारधारा को पनपने का। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जैसे नक्सलवाद को जारी रखने में सहायक कारक कौन-से हैं? कि इतने सालों से ये नक्सलवाद मतलब क्यों है? कारण क्या है उसके? उग्रवादी अभी भी मतलब काफ़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो कारण है जैसे एक प्रेरक विचारधारा। प्रेरक विचारधारा क्या मतलब है? कि जैसे इनका एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है कि पूंजीवाद की समाप्ति करनी है। इनको एक सपना दिखाया जाता है। आम जन को एक सपना दिखाया जाता है कि एक दिन हमारा वक़्त आएगा ऐसे करके, ठीक है? साम्राज्यवाद का पतन, ये बोलते हैं कि हम एक दिन साम्राज्यवाद है या पूंजीपतियों का जो लोकतंत्र है उनको उसको समाप्त करके दिखाएँगे। इसके अलावा इनका एक मजबूत संगठन है। मजबूत संगठन कैसे? जिसमें इनके कैडर है, रणनीति है, काफ़ी सदस्य इसमें काम करते हैं। ठीक है? उनका भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो आप कीवर्ड को जानना, मतलब ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, कीवर्ड जानना ज़रूरी है। इसके अलावा इनके वित्त के स्रोत कहाँ से हैं? कर और लेवी है, सरकारी खज़ाने, बैंकों की लूट-पाट भी करते हैं, बड़े उद्योगपतियों उनसे भी वसूली करते हैं, पूंजीपति से वसूली का काम करते हैं। विदेशी फंडिंग भी देखी गई है, संगठित अपराध के साथ भी इनके संबंध देखे गए हैं। इनका तस्कर का भी काम होता है, हथियारों की तस्करी या मानव दुर्व्यापार जिनको कह सकते हैं, मानव की तस्करी करते हैं, जाली नोट, ऐसी बहुत सारी चीज़ों इनके साथ जुड़ाव देखा गया है। इसके अलावा निरंतर सदस्यों का जुड़ाव रहता है। ये बेरोजगार और गरीब जो युवा आबादी है उसको अपना शिकार बनाते हैं। विदेशी नॉन स्टेट एक्टर जैसे आतंकवादियों या एजेंसियों का इनका सहयोग देखा गया है। सरकार की ओर से भी पर्याप्त मूल्यांकन और समन्वित जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी उसमें कहीं न कहीं थोड़ी-सी समस्याएँ देखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे वामपंथी उग्रवाद है, नक्सलवाद को नियंत्रित करने हेतु उपाय क्या हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे कि कारण क्या है? इनके उपाय क्या हैं? तो ये रणनीति हम जानने वाले हैं। इसको आराम से आप अपडेट भी करना। मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पढ़ोगे, करंट अफ़ेयर बहुत ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ कि विदाउट करंट अफ़ेयर आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। इस बात का ध्यान रखना और मैं ये कभी नहीं बोल सकता हूँ कि ये जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, पीडीएफ परफेक्ट आपके लिए, कभी परफेक्ट नहीं हो सकती जब तक आप अपना प्रयास नहीं करोगे, जब तक आप अपना इनपुट नहीं डालोगे। चाहे आप कितनी कोचिंग कर लेना, जो करना है कर लेना, जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी करके करंट अफ़ेयर को जोड़ के नहीं लिखोगे, तब तक अच्छे मार्क्स नहीं आएँगे। ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। मैं आपको कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहूँगा इसमें, ठीक है? इस बात को समझ रहे होंगे। वैसे यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचे क्योंकि पढ़ाई के वीडियो तो चलते भी नहीं है, पढ़ाई वाली वीडियो देखता कौन है? बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? और आपकी ज़िम्मेदारी है जो यहाँ तक पहुँचा लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों को बताना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो कौन-सी रणनीति हो सकती है? एक समग्र दीर्घकालीन रणनीति हो सकती है, उसमें कौन-सी चीज़ शामिल होगी? उसमें सुरक्षा के उपाय होंगे, विकास, जन संवेदन प्रबंधन है, स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा है, सुशासन है। इसमें 50 पॉइंट आ सकते हैं, ठीक है? आगे भी पॉइंट क्या है? इसके अलावा जैसे सुरक्षा बलों की क्षमता का निर्माण है, ठीक है? सुरक्षा बलों की क्षमता में आधुनिकीकरण, आप एक ऐसा कह सकते हो कि जैसे सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण, पुलिस स्टेशन का आधुनिकीकरण, उनको और उनका क्षमता निर्माण किया जाए, उनको और नए हथियार दिए जाए, नई टेक्नोलॉजी उनको दी जाए। ऐसे पॉइंट आप इसमें शामिल करते रहना। तो एकीकृत कार्य योजना विकास मॉडल है, राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जाए। इसके अलावा समीक्षा और निगरानी तंत्र हमेशा रहना चाहिए, खुफिया तंत्र है, खुफिया जानकारी को साझा करना हो गया, केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है उनको भी सही से रखना, उनकी संयुक्त बैठक हमेशा होते रहना। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है वो राज्य का होता है। लेकिन ऐसी जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे आते हैं ना, वहाँ पे केंद्र सरकार की बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। केंद्र सरकार इसमें फिर काफ़ी अच्छा आगे बढ़कर काम करता है।
इसके अलावा जैसे सरकारी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषकर जो वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र है उसमें प्रभावित क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का बड़ा रोल होता है। जो भी समस्याएं हैं उनकी सरकार की ऑलरेडी योजनाएं चल रही है, चाहे डेवलपमेंट की हो, चाहे सुरक्षा संबंधी हो, या नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम हो, या भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस मैपिंग की हो, चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर सब की बात करें तो ऐसी योजनाएं सरकार की ऑलरेडी चल रही है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे कौशल विकास के कार्यक्रम, पीएम कौशल विकास योजना, आपको कोई स्पेसिफिक योजना याद हो किसी क्षेत्र में चल रही तो वो आप लिख सकते हो। नीति आयोग की आकांक्षा जिले की योजनाएं जो चल रही है, ठीक है। एक हाल ही में समाधान काफ़ी चर्चा में रहा था, केंद्र सरकार का, आप कह सकते हो 2017 में एक मीटिंग हुई थी। जैसे विशेषकर जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्य हैं उनके जो सीएम है और केंद्रीय गृह मंत्री की एक बैठक हुई थी, उसके अंदर ये पॉइंट निकल गया था, समाधान योजना। समाधान योजना के अंदर बहुत सारे पॉइंट शामिल है। जैसे आप ये देखना एग्जाम में थोड़ा सा बता सकते हो, आप इस योजना को, समाधान योजना को बता सकते हो, पूरा नहीं बता पाओ तो। समाधान में क्या है, जैसे स्मार्ट लीडरशिप है, कुशल नेतृत्व है, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, आक्रामक रणनीति है, प्रेरणा प्रशिक्षण, कार्यवाही योग्य आसूचना है, डैशबोर्ड आधारित मुख्य निष्पादक है, तकनीकी उपयोग है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है जिनको आप, ये यदि इसका क्वेश्चन आता है, उग्रवाद का इनका क्वेश्चन आता है, तो ये पॉइंट जरूर बताना कि समाधान योजना भी हाल ही में लॉन्च की गई है। इसके अलावा राज्यों के द्वारा कानून व्यवस्था का मजबूती से पालन करना, यानी भ्रष्टाचार में कमी करना, आम जन तक कानून की पहुंच। इसके अलावा जैसे पुलिस या थानों में जब एफआईआर दर्ज होती है तो आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। आत्मसमर्पण पुनर्वास के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं सरकार के, उसकी वजह से काफ़ी हमें सफलता भी मिली है। संगठन कमजोर करने तो नेतृत्वताओं की गिरफ्तारी भी की गई है, ठीक है। वित्त और हथियार की जो इनकी पहुंच है उनको रोका गया है, उस पर काफ़ी कड़ाई से पालन किया गया है। आम नागरिकों, एनजीओ, मीडिया की आदि की सकारात्मक भूमिका इसमें हो सकती है। आजकल एक चीज़ और चर्चा में है, काफ़ी मतलब 4-5 सालों से चर्चा में है कि शहरी नक्सल, अर्बन नक्सल क्या है। तो भारत में शहरी नक्सल वस्तुतः अकादमिक, मीडिया, गैर सरकारी संगठन व शहरी नागरिक समाज के ऐसे शिक्षित लोग हैं जो राष्ट्र के विरुद्ध गैर कानूनी व हिंसक विद्रोह का समर्थन करते हैं। इनकी और क्या हो सकता है इसमें, देखो अर्बन नक्सल का कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास इतने में मटेरियल है ना, तो इससे आप आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। यही मेंस की एग्जाम में आपकी परख होगी कि आप कितनी आसानी से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो, कितनी आसानी से चीज़ों को जोड़ सकते हो। क्योंकि मेंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे जो आपने पहले से तैयार कर रखे हैं, एकदम एज इट इज तो नहीं आने वाला है। तो यही होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को आराम से जोड़ना सीख जाओ। इसके अलावा जैसे इसमें हिंसक वामपंथी विचारधारा में विश्वास करते हैं, हिंसक नक्सल आंदोलनों जैसे पीपुल्स वार ग्रुप का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रचारक भर्ती वित्त स्रोत का भी कार्य करते हैं। तो ये शहरी नक्सल का मुद्दा है। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पूरा होता है। जो सिलेबस था हमारा पहला, उसके अंदर जैसे ऊपर आते हैं, एक बार सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। विकास और जो एक्सट्रीमिज्म का मामला था कि विकास और फैलते उग्रवाद के बीच में जो संबंध है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जानना होता है कि विकास क्या होता है और कैसे, मतलब जहाँ विकास की समस्या ही वहाँ उग्रवाद फैला। दो जगह फैला, विशेषकर मध्य भारत में जो नक्सलवाद वाला मामला है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर उग्रवाद। तो आज हमने एक देख लिया। इसका जो सेकंड पार्ट है, उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर जो उग्रवादी घटनाएं हैं, जो विद्रोह की समस्याएं, उनको हम कल या परसों एक वीडियो में देखेंगे। एक दिन छोड़ एक दिन ये वीडियो आएंगे, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम लगता है। आपको ये लगता है कि ये पीडीएफ फाइल बनाने में बहुत आसान काम है, नहीं, इसको बनाने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने में टाइम लगता है, रिसर्च होता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।